चलो भाई शुरू करते हैं। अब देखो श्रीलंका टॉपिक डाल लो अपना, ठीक है। श्रीलंका पढ़ाना है, इससे पहले बांग्लादेश वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया था। चलो ध्यान सुनो, टॉपिक का नाम है हमारे श्रीलंका। श्रीलंका बताओ भाई, लिखते की स्थापना कब हुई थी? बताओ, एलटीटी की स्थापना। हाँ 76। कहाँ खो रहे हो भाई तुम सब? अरे तो भैया आपसे थोड़ा 1976 ही है भैया। कंफर्म हो? हाँ लॉक कर दूं? चलो टॉपिक है श्रीलंका। मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहा था, ध्यान सुनना। और चैप्टर 5 के अंदर मैं आपको बता रहा था क्या हम पढ़ रहे थे, समकालीन दक्षिण एशिया। क्या पढ़ रहे थे हम अपना चैप्टर जिसका नाम था समकालीन दक्षिण एशिया। और ये हमारा चैप्टर था जिसे हम पढ़ रहे थे। कृपया बोलना कम थोड़ा सा, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा 5 था, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो तीसरा है, ठीक है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके अंदर मैंने बताया था टॉपिक क्या है, 8 टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। बेसिकली जो सार्क के मेंबर है उनको इसके अंदर स्टडी करना होता है। और मैंने बताया था इसके अंदर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर इसके अंदर आपका नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव और भारत, तो इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। लास्ट में इसमें एक टॉपिक होता है सार्क, ठीक है, कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है वो क्या था। बात समझ गए? यही टॉपिक थे। इसमें मैंने आपको बांग्लादेश पढ़ा दिया है, इसके बाद हम श्रीलंका पढ़ते हैं, फिर नेपाल पढ़ा दूंगा और पाकिस्तानी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बाकी जो है वो तो क्वेश्चन में करेंगे ही, ठीक है, जो शाम को लाइव आएंगे उसमें करते रहेंगे, ठीक। अब आपका शाम को PYQ 2 जो है सेट 2 शुरू हो जाएगा। शाम को कौन सा सेट शुरू होगा? PYQ का सेट 2। बात समझ गए? क्लियर है? सेट 1 कंप्लीट हो गया है। और मैंने कहा जैसे जैसे आपके सेट 1, सेट 2, सेट 3 खत्म होंगे तो आप देखोगे आपका बेस और प्लस PYQ और प्लस आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हुए चले जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? समझ आ गई आपको बात? अब टॉपिक डाल लो श्रीलंका। पहले श्रीलंका का मैं आपको ओवरव्यू और बेसिक समझाता हूँ ध्यान से, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम अपनी चीजों को कर लेंगे। फिर इससे जो क्वेश्चन बनता है श्रीलंका का, देखो श्रीलंका से 2 ही क्वेश्चन बनाएगा, इसके अलावा उसकी औकात नहीं कि वो तीसरा को चौथा क्वेश्चन बना दे। या तो पूछेगा श्रीलंका का जातीय संघर्ष। क्या पूछेगा? श्रीलंका का जातीय संघर्ष, कि श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष क्या था। एक्चुअली में श्रीलंका में जातीय संघर्ष 2 लोगों में हो रहा था। एक कौन था? सिंगलियों में। किसमें हो रहा था? सिंगली। और दूसरे कौन थे? तमिलों में। इन 2 लोगों में जो श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष था वो हुआ, और इसी को बोलते हैं श्रीलंका का जातीय संघर्ष। दूसरा अगर आपसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन, हालांकि बहुत कम पूछता है बट अगर पूछेगा तो पूछेगा श्रीलंका के और भारत के क्या पूछेगा? संबंध, कि श्रीलंका और भारत के क्या है? संबंध बता दो। बात समझ गए है ना? तो ये क्वेश्चन बनाएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा। या तो एक क्वेश्चन ये बनाएगा या फिर एक क्वेश्चन ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से मेन जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? श्रीलंका का जातीय संघर्ष। समझ आ गया? इसे आपको पता होना चाहिए। देखो मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि जब भी किसी चैप्टर को पढ़ो या किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो मैंने बताया ना उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया करो कि वो एक्चुअली में हुआ कैसे है। समझ गए? तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में जो आप पढ़ रहे हो उसके पीछे की कहानी कुछ और थी। जैसे आपको कोई बोल दे कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष सिंगली और तमिलों में हुआ, भाई नो डाउट उन्हीं में हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हुआ क्यों, रीजन क्या था इस संघर्ष के होने के पीछे। समझ गए? क्लियर है? क्योंकि हो सकता है जो लड़ाई माँ और मम्मी और पापा में हो रही है वो लड़ाई उन दोनों की ना हो, वो लड़ाई बुआ की है। मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि वो चुगली कौन करके गई है? बुआ करके गई है एक्चुअली में ना। लेकिन लड़ कौन रहे हैं? मम्मी पापा। तो आपको लग रहा है लड़ाई उनकी है बट एक्चुअली लड़ाई उनकी नहीं है, ये थर्ड बंदा है जो लड़ाई करवा रहा है। समझ गए? तो कान भर रहा है। अब समझ आया? जस्ट वही चीज मैंने आपको बताई। देखो श्रीलंका के अंदर होता क्या है, सारी कहानी को पहले बैकग्राउंड से समझते हैं तब आपको समझ आएगा। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो भैया सदाबहार टॉपिक होते हैं, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया तो हर कहानी की शुरुआत वहीं से हो रही होती है। बात समझ गए? जैसे मुझे एक बात मैं आपसे पूछूं, आपको मैंने पूरे चैप्टर पढ़ा दिए, पूरी बुक, फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों पढ़ा दिए है ना। अभी हम रिवीजन पे चल रहे हैं, मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक पढ़ा दी, हम रिवीजन पे चल रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपको पूरी फर्स्ट बुक के अंदर सबसे मेन इंसिडेंट कौन सा लगा जिसमें सारी कहानी घूम रही थी? जो मेन इंसिडेंट था, जो मेन कॉन्सेप्ट था, जहां के आसपास ही सारी कहानी घूम रही है और आप हर चैप्टर में उसका जिक्र सुन ही रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। शीत युद्ध। क्या था भाई? शीत युद्ध। तो आप एक बात जानोगे कि भाई दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध है। समझ आ रहा है? इतना तो भगवान देवता भी नहीं लड़े थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो भाई साहब ये 46 साल चला, 46 ईयर चलने वाला युद्ध था जिसका नाम क्या था? शीत युद्ध। क्लियर है मेरी बात? तो शीत युद्ध कितने साल चला?
46 ईयर चला। आप सोचो, ये दुनिया का सबसे लंबा युद्ध मान लो आप। 40 साल कोई बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती है। 47 साल तो महाभारत को पूरा होने में लगे थे। समझ गए? क्लियर है? लिखने वाली महाभारत करो, महाभारत का दिन तो कहते हैं वो 14-15 दिन के अंदर क्या हो गया था, खत्म हो गया था। समझ आई मेरी बात? अब आप कॉन्सेप्ट को समझना। वापस एक बार मैं आपको शीत युद्ध पे लेकर चलता हूं, फिर आपको कहानी क्लियर होगी। बात समझ गए कि एक्चुअली में शीत युद्ध क्या था? देखो, मैंने आपको बताया था कि जो शीत युद्ध है, क्या है जो शीत युद्ध, देखो मैंने बताया था कि जो शीत युद्ध है वो शुरू कब हुआ था? तो मैंने बताया था शीत युद्ध शुरू हुआ 1945 में। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1945 में। और 1945 से शुरू होकर कब तक चला शीत युद्ध? 1991 तक। और शीत युद्ध में लड़ कौन रहे थे? तो आप बोलोगे एक तरफ भैया यूएसए था और एक तरफ कौन था? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ये दो लोग शीत युद्ध के अंदर भिड़ रहे थे। मैंने बात बताई थी आपको, समझ आ गया? इन दोनों की लड़ाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। बात समझ गए? और मैंने बताया था कि इनकी लड़ाई जो थी शीत युद्ध, जो 40 साल तक चली, मैंने कहा था ये दोनों आपस में लड़े ही नहीं। इन ससुरों ने पूरी दुनिया तबाह कर दी, लेकिन ये खुद एक दूसरे के खिलाफ कभी लड़े ही नहीं। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी एक गोली नहीं चलाई, लेकिन पूरी दुनिया में इन्होंने गोली चलवा दी। समझ आ रहा है? क्लियर है? मतलब ये लड़ाई किसी की थी और तबाह कोई और हो रहा है इसमें। और इसमें मैंने कहा था ना, होड़ लग गई थी। क्या लग गई थी? होड़। ताकतवर बनने की होड़ लग गई थी, इन्फ्लुएंस करने की होड़ लग गई थी कि तू ज्यादा ताकतवर या मैं ज्यादा ताकतवर। जैसे सोशल मीडिया पे गुंडे बनते हैं, नहीं समझे? कि तू ताकतवर मैं ताकतवर, ना तू वहां आ जा मैं वहां आ जाता हूँ। कोई भी हो, कुछ गुंडे फेमस भी हो जाते हैं। ठीक, तो वही चीज है। तो ये जो लड़ाई थी बेसिकली इनके बीच की थी। देखो, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये कौन है आपका? अमेरिका। ये क्या है आपका? अमेरिका, है ना? मैं कहता हूँ जियोग्राफी की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको जियोग्राफी की नॉलेज होगी तो आपको समझ आएगा। आपको लगता है अमेरिका ये है, अमेरिका ये भी है, ये भी क्या है? अमेरिका का हिस्सा है। ये है अमेरिका, एक्चुअल अमेरिका ये है। और ये आपको जो दिख रहा है ये है सोवियत संघ। क्या ये? सोवियत संघ। जो आज यूएसआर, जो आपको क्या दिख रहा है आज? यूएसएसआर। तो ये है रूस। बेसिकली ये क्या है? रूस। समझ गए? अगर मैं सोवियत संघ की बात करूं तो सोवियत संघ इससे बड़ा था। सोवियत संघ में कौन सा हिस्सा आ जाएगा? तो सोवियत संघ में ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ये क्या था? ये सोवियत संघ था। क्या था ये? सोवियत संघ। ये है आपका सोवियत संघ। मेरी बात समझ गए, है ना? तो ये सोवियत संघ है। सोवियत संघ के 15 हिस्सा हो जाएंगे। आपको पता होगा 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होगा। और सोवियत संघ जो है कितने भागों में टूट जाएगा? 15 भागों में टूट जाता है। कौन? सोवियत संघ। क्लियर है? मेरी बात समझ आ गई, है ना? ये बात मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको साथ के साथ ये बात भी बताई थी कि जब सोवियत संघ 15 भागों में टूटेगा तभी जाकर सोवियत संघ का विघटन होगा, तभी वो शीत युद्ध खत्म होता है। लेकिन 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चल रहा था। अब सुनो, इस शीत युद्ध में अमेरिका किसको मारना चाहता है? सोवियत संघ को। और सोवियत संघ किसको मारना चाहता है? अमेरिका को। बात समझ गए? अब एक्चुअली में जो सोवियत संघ था उसके पास थी नेवी। क्या थी उसके पास? नेवी। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं बताओ? सोवियत संघ के पास क्या थी? नेवी। मैं कह रहा हूं कहानी का बिल्कुल बैकग्राउंड समझाऊंगा तरीके से आपको, तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। समझ गए? और अगर आपको बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो फिर चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। सिर्फ आप पढ़ पाओगे, लेकिन अगर वो लॉन्ग में आ जाएगा तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक, तो होता क्या है कि जो सोवियत संघ था, बात समझ गए, उसके पास थी नेवी। और सोवियत संघ की नेवी जो है वो सर्दियों में साल में 6 महीने के लिए ब्लॉक हो जाती है। कितने महीने के लिए? 6। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि देखो, जैसे दिल्ली के अंदर, बात समझ गए, आपको पता है जनवरी फरवरी के आसपास बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है, तो वैसे ही सोवियत संघ की जो नेवी है वो साल में 6 महीने ऊपर के इलाका जो है बिल्कुल बर्फ से जम जाता है। आप जानते हो ऊपर क्या है? बिल्कुल बर्फ। देखो ये बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भयंकर क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। तो जो रशिया है उसके ऊपर का इलाका, बात समझ गए, जो रशिया का क्या है? ऊपर का इलाका। बात समझ गए? ये सारा ऊपर का इलाका जो है वो बर्फ से भर जाता है। अब बर्फ से यहाँ पर सारा भर जाता है तो रशिया की नेवी को यहाँ पर आना जाना क्या हो जाता है? मुश्किल। तो यहाँ पर उसकी नेवी ब्लॉक हो जाती है। इसकी? रशिया की। समझ गए? तो रशिया जो था वो एक्चुअली में उस टाइम पर अपनी नेवी यहां से कंट्रोल करता था। रशिया की नेवी कहां से आती थी? यहां से, यूं होती हुई। समझ गए? यूं रशिया की नेवी यहां पर आती थी और यहां पर अपना गश्त लगाती रहती थी। समझ गए? क्योंकि वो यहां से नहीं आ सकता। समझ आया? अब बोलोगे भैया यहां से क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ नाटो देश है। कौन से देश है? नाटो। समझ आया? यहाँ पर कौन से देश थे बेसिकली? पता है ना आपको? पश्चिमी यूरोप। तो यहाँ नाटो बैठा है, यहाँ अमेरिका की नेवी भी है। तो अगर मान लो इन फ्यूचर लड़ाई हो जाती, बात समझ गए, और सर्दियों का मौसम होता और लड़ाई हो जाती किससे? सोवियत संघ से, अमेरिका की। तो सोवियत संघ अमेरिका को मारने कैसे आता? वो यूं ही आता। और सोवियत संघ उन दिनों अपने जहाज भी यूं ही भेजता था सर्दियों में। पूरब से क्यों नहीं भेज सकता था? उसका बिल्कुल दुनिया गोल है तो वो उस तरह से ही भेज सकता है ना। बात समझ नहीं समझ? लेकिन ट्रेड, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, नाटो के लिए तो यहीं से आना पड़ेगा ना उसको। समझ गए? तो वो चीज थी एक। समझ आ रहा है? मेन रीजन। और दूसरा, प्रशांत महासागर में कोई जाना नहीं चाहता। बात समझ गए? क्योंकि प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का बहुत खतरनाक महासागर कहा जाता है। वहां की जो तूफानी हवाएं हैं वो कभी भी चल जाती हैं।
तो प्रशांत महासागर को डेड सी भी बोलते हैं। डेड सी का मतलब होता है एक ऐसा महासागर जहां पर पता ही नहीं आपको क्या हो जाएगा भाई, वहां जहाज पलट जाते हैं बुरे बुरे, तो प्रशांत महासागर से लोग बचते हैं। और दूसरा आप कहते हो ना यहाँ से यूं चले जाएगा, तो प्रशांत महासागर में एक्चुअली बहुत लंबा रूट बन जाएगा, रास्ते में कोई दिक्कत हो गई, फ्यूल वगैरह कुछ नहीं मिलता, नहीं समझे। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि कभी भी आपको पता होगा अगर हमारे को, या अगर मान लो साउथ अफ्रीका से मुझे कहाँ आना है, भारत आना है, कहाँ साउथ अफ्रीका से भारत, तो आप सोचोगे यहाँ से उड़ेंगे और सीधा यूं आ जाएंगे, तो मैंने कहा वो गलत है। अगर आपको साउथ अफ्रीका से कहाँ आना है भारत, तो आप सोचोगे भैया हम पागल है, यूं मुड़ मुड़ के जाएंगे, हम सीधा साउथ अफ्रीका से भारत आना यूं आ जाएंगे। तो आपको लगता हो कितना अच्छा रीजन है भाई। अगर तुम यहाँ से सीधा आ रहे हो, ये बीच में समुद्र आ गया, जहाज में इन केस कोई दिक्कत आ गई, कहाँ उतारोगे, समुद्र में। तो मैंने कहा था हमेशा जो जहाज होता है वो किस में उड़ता है, एयरपोर्ट की तरफ। वो यहाँ से अपने नियर बाय एयरपोर्ट की तरफ उड़ेगा, नियर बाय नियर बाय नियर बाय नियर बाय नियर बाय, ऐसे करते 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 भारत पहुंचेगा। वो कभी भी सीधा रूट लेके नहीं आएगा, वो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट आता है, ताकि कोई भी दिक्कत हो जाए तो तुरंत ही पास वाले एयरपोर्ट पर उतारा जा सके। समझ गए भाई। मेट्रो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगी, क्लियर है कि तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हें उतरना है जनकपुरी, तो जनकपुरी रुकेगी, वो रुकते ही जाएगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है। क्योंकि हो सकता है तुम्हें जनकपुरी उतरना लेकिन किसी को वहां उतरना हो, समझ रहे हो। तो वही रूट होता है सारा। अब ये थोड़ी है दिल्ली के लिए तुम बैठो तो कोई और बैठा ही नहीं, तो वो चीज होता है सारा, समझ गए। ट्रेन भी तो ऐसे ही जाती है, डायरेक्ट थोड़ी आपके घर तक चली जाएगी। वो कुछ स्टेशन में रुकते हुए जाती है जिसमें उसके लोग बैठे होते हैं, जिसको वहां उतरना है वहां उतर जाता है, आगे उतरना आगे उतर जाता है, समझ गए। तो वही सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो मैंने कहा था मेन कहानी किसकी थी, रशिया की। अब रशिया को ये वाला हिस्सा जो है ना बहुत उस समय था, एक्चुअली में क्या था, चाइना, भारत भी और रशिया भी, बात समझ गए। और यहाँ का एरिया मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट था व्यापार की जगह नजरिए से, क्योंकि यहाँ से ट्रेड बहुत होता था। तो अमेरिका जो था ना उसने दिमाग लगाया, किसने, अमेरिका ने दिमाग लगाया कि मुझे अगर इस तरफ क्या मिल जाए, मुझे इस तरफ ये जो दिख रहा है ये वाला एरिया, अमेरिका ने दिमाग क्या लगाया है कि मुझे अगर इस तरफ किसी एरिया में कोई देश मिल गया, बात समझ गए, जो मेरे इन्फ्लुएंस में आ जाए, जो मेरी बात को मान ले, मेरे को यहाँ पर क्या दे दे, एक अड्डा दे दे, हथियारों को, अपने एरोप्लेन को यहाँ से उड़ाने का अड्डा दे दे मुझे। अगर मुझे यहाँ पर क्या मिल जाए, बेस मिल जाए। ये बात किसको लगी, अमेरिका को, कि अगर मुझे यहाँ पर एक अड्डा मिल गया, मुझे यहाँ पर एक बंदरगाह मिल जाए, मेरी यहाँ पर किसी देश से बातचीत हो जाए, तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने कहा था इसीलिए अमेरिका ने वियतनाम पे कब्जा करने के लिए कई करोड़ों बम गिराए थे वियतनाम पे। वो तो वियतनाम के जंगलों ने वियतनाम को बचा लिया था, वरना अमेरिका ने वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। समझ गए क्यों मार रहा है अमेरिका वियतनाम को, लड़ाई किससे है और मार किसको रहा है। उसका रीजन था कि वियतनाम को इसलिए मारा था ताकि उस पर कब्जा करके यहाँ से पूरा व्यापार क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके। आने जाने वाले जहाजों के ऊपर टैक्स लगा दे, क्या लगा दे, टैक्स। नहीं समझ आया, क्लियर है। तो वही रीजन था। तो अमेरिका ने यहाँ पर दिमाग लगाया भारत पे, तो भारत तो भाई आने से रहा, भारत बड़ा देश है एक्चुअली में, और दूसरा हम गुटनिरपेक्षता में शामिल थे, आप सभी को पता है। तो भारत पे उसका दबाव इतना बनेगा नहीं, उसने पकड़ लिया यहाँ पर किसको, श्रीलंका को। तो यहाँ पर जो अमेरिका था उसने यहाँ पर किसको पकड़ लिया, श्रीलंका को। और श्रीलंका जो था इसको अमेरिका ने अपने दबाव में ले लिया, कहा भाई देख श्रीलंका, ठीक है, हमें तुम्हारे यहाँ पर क्या लगाना है, एक हवाई अड्डा लगाना है, अपनी आर्मी के हमें यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। और उसको खूब पैसा दिया, किसको, श्रीलंका को। कहा कि जितना पैसा लगेगा हम पैसा देंगे आपको, आप बस हमें अड्डा दो। श्रीलंका को लगा यार मैं गरीब देश, तो छोटा सा देश, अमेरिका मुझसे मदद मांग रहा है, हमें क्या दिक्कत है, हम दे देते हवाई अड्डा। श्रीलंका ने कहा मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है अमेरिका से, तो मुझे क्या बोलेगा ये। तो श्रीलंका ने अमेरिका को परमिशन दे दी कि आप यहाँ पर आकर अपना हवाई अड्डा लगा लो। अब ये तो है नहीं है, उन्हें परमिशन दी, कल लग जाएगा, लगने में तो बहुत टाइम लगेगा, हवाई अड्डा बनने में कई साल लग जाते हैं। अब जब उसने इस बात की परमिशन दी, एक्चुअली में अमेरिका यहाँ पर हवाई अड्डा बनाना क्यों चाहता है, उसके पास हवाई अड्डे की कमी है, यहाँ पर वो नेवी का अपना क्यूब बेस कैंप बनाना चाहता है। उसका रीजन ये था कि वो यहाँ से सारी निगरानी रख सके, किसके, कि कितने सोवियत संघ के जहाज यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब अगर वो यहाँ पर बैठ जाएगा तो यहाँ से वो अपनी रडार से सारा ट्रैक कर लेगा, नहीं कर लेगा, कि यहाँ से सोवियत संघ के 20 जहाज गुजरे और ये 20 जहाज जो है युद्ध वाले जहाज है, तो वो समझ जाएगा कि भाई 20 जहाज मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर 25 लगा देगा। वो तो प्रिपेयर हो जाएगा ना पहले से कि भाई कितनी सेना लेकर आ रहा बंदा वो, क्योंकि उसे पता है कि नेवी से ही मारने आएगा मुझे। मैंने कहा था ना हमें हिसाब से कि दूर की लड़ाई में काम क्या आती है, नेवी, और भरने में काम क्या आती है, एयरफोर्स। और मैंने बताया था आपको कब्जा कौन करती है, आर्मी। आप एयरफोर्स से कब्जा नहीं कर सकते, नेवी से कब्जा नहीं कर सकते, कब्जा करेगी आर्मी, भरने में काम आती है एयरफोर्स, और दूर की लड़ाई में काम आती है नेवी। आप अमेरिका को एयरफोर्स से ही मार सकते हो क्या, एयरफोर्स वहां तक जा ही नहीं पाएगी आपकी, क्योंकि बीच में उसको कई बार फ्यूल चाहिए होगा। तो आप पहले अपने नेवी के जहाज ले जाकर वहां लगाओगे, उसके बगल में, समझिए कुछ दूरी पे, यहाँ आपको अपने नेवी के जहाज लगाने पड़ेंगे, फिर यहाँ से उड़ेंगे प्लेन। पता है ना, जो जहाज होते हैं उनसे ही प्लेन टेक ऑफ करते जाते हैं, समझ गए। वो जहाज बहुत बड़े होते हैं, उन जहाजों को बनाई इसलिए गया होता है, समझ गए। जहाजों से क्या उड़ते हैं, प्लेन उड़ते हैं, टेक ऑफ करते हैं उसी को। तो वो चीज मैंने बताई थी। अब जैसे ही ये बात पता लगी किसको, सोवियत संघ को, कि भाई
अमेरिका मेरे सिरहाने जो है ऐसी ऐसी घटना कर रहा है। बड़ा तगड़ा प्लान बना रहा था कौन? अमेरिका। और ये बात किसको पता चल गई? सोवियत संघ को। फिर भारत को भी टेंशन होगी इस चीज से कि भारत ने कहा यार हमारे बगल में आके बैठ जाएगा कौन? अमेरिका, कल को दिक्कत कर देगा, क्योंकि हम भी तो बगल में है। और यहाँ बगल में हमारा क्या था? बेंगलोर। बेंगलोर में हमारा सारा क्या है? मेन साइंटिफिक रिसर्च सारा हमारी वही होती है। बात समझ गए? यही हमारा इसरो वगैरह साइंटिफिक रिसर्च वगैरह सारी बेंगलोर, पूरा हमारा आईटी हब है वो। तो उसने कहा भाई सारा हमारा डाटा ले जाएगा वो, तो दिक्कत कर देगा हमारे को कौन? अमेरिका। तो ये बात भारत को भी सता गई, ये बात रशिया सोवियत संघ को भी सताई, और ये बात कहीं ना कहीं चाइना को भी सता रही थी कि दिक्कत तो मुझे भी करेगा क्योंकि जहाज तो मेरे भी यहाँ से आ जाते हैं। समझ गए? ये जियोपॉलिटिक्स थी। तो सोवियत संघ ने इस बात को लेकर भारत से बोला कि भारत मेरी हेल्प कर दे भाई। क्या कर दे? मेरी हेल्प। कैसे भी यहां से किसको भगा दे दूं? अमेरिका को। उसको यहां पर क्या लगाने दियो? अड्डा लगाने मत दियो, नेवी का बेस कैंप। अब समझ आया? अब जो भारत है वो कहता है ठीक है भाई, करना तो तुम्हारे, तुम कह रहे हो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन करना तो मुझे वैसे भी था। ये बात कौन बोलता है? भारत। क्योंकि भारत की भी टेंशन थी ये तो। वही समझ गए नहीं समझ गए? क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त को मार रहा है वो कल को तुम्हें मार सकता नहीं मार सकता। समझ गए? तो ये हमारे लिए एक टेंशन बन चुकी थी, और सोवियत संघ के लिए तो बड़ी टेंशन थी। तो सोवियत संघ ने कहा भाई ये मेरा साथ दे दो, इसके बाद कभी भी दिक्कत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समझ आया? अब जो था घटना बिगड़ती है, अब सारी कहानी समझ आएगी। अब क्या होता है कि जो भारत है, अब यहां पर आप भारत देख रहे हो तो यहां पर एक जगह है तमिलनाडु। ये क्या है? हमारी तमिलनाडु। बात समझ गए? यहां पर कौन रहती है? राधिका, है ना? तमिलनाडु। तो यहां पर तमिलनाडु है, क्लियर है? और जो तमिलनाडु है यहां पर कौन से लोग रहते हैं? तमिल। कौन से लोग रहते हैं? तमिल लोग रहते हैं। तमिलनाडु में कौन से लोग रहते हैं? तमिल। और इन्हीं तमिलों के कुछ लोग पास्ट में जाकर कहां बस गए थे? श्रीलंका में। तो जो श्रीलंका के हमारे भारत में जो तमिल लोग रहते थे, उन्हीं में से कुछ लोग जाकर कहां बस गए थे? श्रीलंका में। बात समझ गए? और श्रीलंका और भारत पड़ोसी पड़ोसी हैं। बात समझ गए? तो क्वेश्चन पूछेगा श्रीलंका और भारत को अलग कौन करता है? पाक जल संधि। हमारा उससे कोई बॉर्डर नहीं है, पानी से हम अलग होते हैं, समुद्र से। समझ गए? ये बीच में क्या है? वाटर। ये हमें अलग करता है। तो इस वाटर को, ये जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं उसको? पाक जल संधि। अब बताओ, ये क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछा हुआ है। क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में कि पाक जल संधि किसको अलग करती है? बताओ। श्रीलंका और भारत को। तो श्रीलंका और भारत के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। मैं अगर क्वेश्चन पूछूं मैकमोहन जो है वो किसको अलग करती है? मैकमोहन जो बॉर्डर है वो किसको अलग करता है? भारत और चाइना को। बात समझ गए? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं रेड क्लिफ किसको अलग करता है? भारत पाकिस्तान, और उसके बाद वो बांग्लादेश को भी अलग करता है, क्योंकि पहले बॉर्डर वही था रेड क्लिफ जिसने बाउंड्री खींची थी भारत पाकिस्तान की। हाँ, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो वो चीज आप ध्यान में रखना। टूरेंट किसको बोलते हैं? टूरेंट को अलग कौन करता है? भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है टूरेंट रेखा, जो बॉर्डर है। बॉर्डर का अपना एक नाम होता है। समझ गए? और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको पता है? क्लियर है? समझ आया? बिल्कुल सही बात है, गधे वाले बात कर दी। कह रही है अफगानिस्तान भारत से टच कहां होता है? अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत का वो पड़ोसी देश जिससे भारत की सबसे कम सीमा लगती है, अफगानिस्तान। भारत का वो पड़ोसी देश जिसकी भारत से सबसे ज्यादा सीमा लगती है, बांग्लादेश। ऑप्शन है पाकिस्तान पहला होगा, बच्चा पाकिस्तान मारता है, और चाइना की तरफ उसका थोड़ा सा झुकाव जाता है कि पाकिस्तान चाइना, और वो ऑप्शन है पाकिस्तान और चाइना देगा भी। एक्चुअली में आपको एक रस्सी दिख रही है वो बहुत लंबी है, तो आपको लग रहा है भाई ये तो रस्सी बहुत लंबी है, और एक रस्सी है जो बहुत गुचड़ मुचड़ के पड़ी हुई है। समझ गए? आपको लग रहा है तो बहुत छोटी है, कितनी लंबी रस्सी है, इसको खोलूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब समझ आया? समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर देखोगे तो बिल्कुल क्या है? घूम घूम के लगा हुआ है। उसे सीधा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो। समझ गए? क्लियर है? और पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर आपको सीधा लिखता है लेकिन बहुत लंबा लगता है, नहीं, लेकिन एक्चुअली में उसकी लेंथ बहुत कम है। समझ आया? क्लियर हुई मेरी बात? तो वो चीज मैं समझा रहा हूँ। तो जो श्रीलंका था वहां पर दो प्रकार के लोग रहते थे। अब श्रीलंका में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? दो। श्रीलंका में रहते हैं तमिल लोग। क्या रहते हैं? तमिल। और दूसरा श्रीलंका के अंदर रहते हैं सिंगली लोग। कौन से लोग रहते हैं? सिंगली। श्रीलंका के अंदर दो प्रकार के लोगों की आबादी है, सिंगली और तमिल। तमिल श्रीलंका के अंदर कितने परसेंट थे? मैंने पढ़ाया था 18%। कितने थे श्रीलंका के अंदर? 18। बाकी सारे सिंगली है और मिक्स है। सिंगली बेसिकली मैंने पढ़ाया था वहां पर किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध को। बेसिकली सिंगलियों में मेजरली लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध। और मैंने पढ़ाया था श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म को फैलाने का क्रेडिट अशोक को भी जाता है। अशोक ने अपने बेटा बेटी संघमित्रा और महेंद्र को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। बोलो बात क्लियर है? समझ आया? तो मैंने कहा था सिंगली और तमिल वहां पर रहते हैं। तमिल हिंदू धर्म को मानते हैं। तमिल किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को। बेसिकली ये राम भगवान की पूजा बहुत ज्यादा करते हैं। आपको पता होगा राम सेतु, ये दिख रहा है हल्का सा, इसे राम सेतु कहते हैं, जो कुछ किलोमीटर का था, बट वो अभी जलमग्न हो चुका है। क्या हो चुका है? जलमग्न। अब कहते हैं वो राम सेतु भगवान ने बनाया था, कोई कहता है भैया मोगा झील से बना हुआ है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। समझ आया? अब इसके ऊपर मूवी बनी हुई है ना, एडम ब्रिज जिसे बोलते हैं, तो वो एक्चुअली में है। बाकी सरकार का ऐसा प्रयास चल रहा है अभी, भारत सरकार का
और श्रीलंका सरकार का कि जो राम सेतु पुल है उसको वापस से ना बनाया जाए। बात समझ गए, वहां एक ब्रिज बनाया जाए ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए हमारी। समझ गए, क्लियर है? तो श्रीलंका जा सकते हैं, बहुत लोग घूमने आते हैं श्रीलंका टूरिस्ट के रूप में। श्रीलंका टूरिज्म से बहुत चलता था, लेकिन श्रीलंका लॉकडाउन में टूरिज्म से बहुत प्रभावित हो गया। पता ना, लॉकडाउन के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई और वहां पर बहुत महंगाई बढ़ गई और वहां के जो राष्ट्रपति थे राजपाक्से, वो छोड़कर भागे देश। बात समझ गए, क्लियर है? वहां पर राजपाक्से फैमिली राज करते थे एक्चुअली में। श्रीलंका की हालत बहुत खराब है अभी। और मैंने पढ़ाया था श्रीलंका जो है उसके नीचे एक जगह है हम्बन टोटा। श्रीलंका के नीचे मैंने पढ़ाया था ना, श्रीलंका के नीचे एक जगह है उसको बोलते हैं हम्बन टोटा। यह जगह है हम्बन टोटा। यहाँ एक बंदरगाह था हम्बन टोटा बंदरगाह, और इस बंदरगाह को बनाने के लिए चाइना ने क्या दिया था? बहुत ज्यादा पैसा। श्रीलंका को बहुत पैसा दिया, किसने? चाइना ने। और मैंने कहा था चाइना की ये पॉलिसी है, वो अपने सहयोगी देश को या जिसको उसको अपने प्रभाव में लेना है उसको इतना पैसा उधार देगा, इतना पैसा उधार देगा उसके औकात से ज्यादा, और फिर बाद में जब वो चुका नहीं पाएगा तो क्या कर लेगा? उससे कुछ ना कुछ लीज पे ले लेगा। तो श्रीलंका को पैसा दिया, जब उसका ब्याज बहुत बढ़ गया तो श्रीलंका से उसने क्या बोला चाइना ने कि ला भाई पैसा लौटा दे। अब श्रीलंका लौटा नहीं पाया तो श्रीलंका के नीचे जो हम्बन टोटा बंदरगाह था वो किसने ले लिया? चाइना ने 99 साल की लीज पे। अब उस 99 साल तक चाइना क्या करेगा? उस हम्बन टोटा बंदरगाह का यूज करेगा और उससे जो भी रिवेन्यू आएगा वो श्रीलंका की सरकार के पास ना जाकर किसके पास जाएगा? चाइना की सरकार के पास। मेरी बात क्लियर हुई? जैसे मान लो मेरा घर था, मैंने आपसे कर्जा लिया, अब आपने मेरा घर क्या रख लिया? गिरवी। अब जब तक मैं उस घर पे आपको कर्जा नहीं चुका दूंगा, आपका उस घर पे दावा रहेगा, उस घर से जो भी किराया आएगा वो आप रखोगे। सिक्योरिटी सुनते हो? ऐसी तो होता है सिक्योरिटी। हाँ, तेज बोली है। हाँ, धीरे से तो बोला था। धीरे धीरे बोला है, तो कान आवाज गई है। अब सुनो, तमिल समझ आ रहा है और सिंगली। तो बेसिकली अब भारत सरकार को बात समझ आ गई थी कि भाई यहाँ पर अमेरिका अपना क्या लगाने वाला है? अड्डा लगाने वाला है। सारी कहानी घूम रही थी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जब भारत सरकार यहाँ पर समझ जाती है कि अड्डा लगाने वाला है, तब भारत खेलती है खेल। अब भारत सरकार यहाँ पर क्या करती है? तमिलों को बढ़ावा दे देती है। किसको बढ़ावा देती है? तमिलों को। समझ गए नहीं समझ गए? और तमिलों को बढ़ावा देती है। इसका रीजन ये भी था कि तमिल वहां पर पहले से भी गुस्सा थे। हमने कहा जो गुस्सा है उसे और गुस्सा कर दो। नहीं समझे? अब भाई मम्मी पापा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो बुआ कितना ही भड़का ले, वो लड़ेंगे नहीं। और दोनों पहले से लड़ाई है। नहीं समझे? क्लियर है कि भाई मम्मी को किसी ने ऐसे बोल दिया, मम्मी को किसी ने ऐसे बोल दिया पापा जो है किसी और लड़के के साथ रहते हैं, बुआ भी आकर ये बात बोलते हैं हाँ मैंने भी देखा है, तो भाई हो जाएगा लड़ाई। होगी कि नहीं होगी? हाँ, अब तो मेरा शक पूरा मजबूत हो गया। बुआ ने भी कह दी ये बात, तो बुआ भड़का गई। अब कलेश पक्का। तो वही था। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो तमिल थे वहां पर पहले ही उनके साथ क्या होता था? उपेक्षा होती थी, क्योंकि श्रीलंका में सिंगली क्या थे? वो ज्यादा थे और वहां पर लोकतंत्र था। क्या था श्रीलंका में? लोकतंत्र। बात समझ गए? तो क्वेश्चन ही पूछता है कि दक्षिण एशिया में वो देश बताओ जहां पर सफल लोकतंत्र है, एक श्रीलंका में और एक भारत में। समझ गए? क्या पूछेगा? और अगर क्वेश्चन पूछे आपसे दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहला देश जिसने पूंजीवाद को अपनाया, वो कौन है? श्रीलंका। मतलब श्रीलंका दक्षिण एशिया में पहला देश है जिसने किसको अपनाया था? पूंजीवाद को। तो पूंजीवाद को अपनाने वाला पहला देश भी कौन है? श्रीलंका। मैप आते हैं सब चीजों के कि वो देश बताओ जिसने सबसे पहले पूंजीवाद को अपनाया। बात समझ गए? श्रीलंका है। क्या है वो? श्रीलंका। दक्षिण एशिया में जनसंख्या को कंट्रोल करने वाला दक्षिण एशिया पहला देश भी कौन है? श्रीलंका। अब आप इमेजिन करोगे, इससे क्वेश्चन बनाया उसने, मैप दे दिया, मैप के अंदर लिख दिया उसने मतलब क्वेश्चन बेस्ड मैप मार दिया उसने कि मैप में उसको चिन्हित कीजिए जिसमें सबसे पहले जनसंख्या कंट्रोल की गई दक्षिण एशियाई देश, पूंजीवाद को लागू करने वाला दक्षिण एशियाई देश। समझ गए? ये बात बनेगा। जहां पर जातीय संघर्ष से प्रभावित है वो देश, तो मैप ऐसे भी आते हैं, है ना, क्वेश्चन बेस्ड मैप बोलते हैं उसको। तो उस तरह से पूछा उसने। तो यहाँ पर अब क्या था? वहां पर लोकतंत्र था और लोकतंत्र में सरकार किसकी बनती थी? वहां पे सिंगलियों की। वहां पर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति किसके बनते थे? सिंगलियों के। तो वहां के अक्सर जो राष्ट्रपति थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो काम भी किसके लिए करते थे? सिंगलियों के लिए। इसीलिए जो श्रीलंका था वहां पर सिंगली और तमिलों की लड़ाई शुरू से चली थी। और तमिल जो थे उनके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्रावधान, उनके लिए कह सकते हो बेनिफिट्स, योजनाएं सरकार बहुत कम लेकर आती थी। और सिंगली जो थे उनके लिए सारी योजना आती थी। तो तमिल लोगों को लगता था कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव। तो आगे चलकर जो 18% तमिल है भाई, 18% तमिल का मतलब एक अच्छी खासा वर्ग है, 1/5 हो गया अगर आप हिसाब लगाओगे तो, क्योंकि मोमडनी भारत के अंदर 20% के आसपास मान लो, तो वही रेशियो है इनका भी। समझ गए? तो ये लोग जो थे तमिल, अब जब इनके साथ क्या हो गया, यहाँ पर तमिलों के साथ क्या हो जाएगा? भेदभाव। तो जब तमिलों के साथ क्या होगा? भेदभाव। तो तमिल अपनी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। तमिल का आते हैं अपनी सरकार के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के क्या हो जाते हैं? खिलाफ हो जाते हैं। अब इस बात का फायदा कौन उठा लेता है? भारत सरकार। भारत सरकार कहती है कि भाई यहाँ तो पहले दिक्कत चल रही है, एक काम करता हूं मैं श्रीलंका में इतना डिस्टर्बेंस फैला देता हूं, इतना डिस्टर्बेंस फैलाता हूं कि श्रीलंका में इतना जातीय संघर्ष फैल जाएगा कि अमेरिका यहाँ पर आएगा ही नहीं और ये अपने में लड़ते रहेंगे और अमेरिका को काम करने नहीं देंगे। और वहां रशिया भी कह रहा है कि आप करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। समझ आया? वहां से सपोर्ट करने की कौन कह रहा है? रशिया। यहाँ से हमने कहा हमें तो करवाना ही करवाना है। बस फिर भारत सरकार ने तमिलों को क्या दे दिया? बढ़ावा।
मारो। बात समझ गए। और यहां भारत सरकार ने जातीय संघर्ष को फैला दिया। किसने फैलाया? भारत ने जातीय संघर्ष को फैला दिया। जब यहां पर जातीय संघर्ष फैलने लगा, तमिल लोगों ने मांग कर दी कि भैया हमें क्या दे दो? अलग देश। तो तमिल लोग जो है आगे चलकर किसकी मांग कर देंगे कि हमें एक अलग देश दे दो, और वो देश किसका होगा? तमिलों का। तो तमिलों ने एक अलग देश की मांग कर दी, भाई हमें अलग देश दे दो। अब ये लोग क्या होगा? हिंसक रूप ले लेंगे। ये लोग क्या ले लेंगे? हिंसक रूप। कौन? ये तमिल लोग। अब ये इतना हिंसा करने लग गए और इनको हथियार मिल गए। अब सोचो इनको हथियार कहां से आ रहे हैं, समझे? क्योंकि पड़ोसी देश, देखो अपने देश की आर्मी तो आपको हथियार देने से रही, समझ आया? जैसे मैंने कहा भारत के अंदर जो नक्सलवाद है या भारत के अंदर जो आतंकवादी हैं, उनके पास हथियार एक्चुअली में आपको किसके मिलेंगे? अमेरिकन, चाइनीज और पाकिस्तान के। अब बताओ ये हथियार उनके पास आया कहां से? कहीं ना कहीं अमेरिका से लिंक है उनका, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक है, कहीं ना कहीं चाइना से लिंक है, क्योंकि वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं भारत में, नक्सलवाद को, आतंकवाद को। तो इनके पास हथियार आ गए, इतने ज्यादा ये लिबरल हो गए और इतने ज्यादा एक वो हो गए, हिंसक हो गए कि इन लोगों ने अपनी खुद की एक आर्मी क्रिएट कर ली और इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। और 1976 में इन लोगों ने अपना ग्रुप क्रिएट कर लिया जिसका नाम था LTT, लिबरेशन टाइगर तमिल इल्लम। क्या नाम था इसका? लिबरेशन टाइगर तमिल इल्लम। मैंने बताया था आपको, LTT बना लिया इन लोगों ने और ये बहुत पावरफुल हो गए, अपनी सरकार से ही भिड़ गए। कौन? LTT के लोग ये। और इतना ज्यादा इनमें एग्रेशन आ गया कि इन्होंने अपनी सरकार को, बात समझ गए नहीं समझ गए, मजबूर कर दिया अपनी बात को मानने के लिए। अब वहां की सरकार फंस गई बीच में कि अगर वहां की सरकार, बात समझ गए, सिंगलियों पे ध्यान दे तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाते, और इन पे ध्यान दे तो वो सरकार के हारने के चांस हो जाए, क्योंकि तमिल सिंगली इनसे खार खा देते। तो इसीलिए कार्टून पूछता, मैंने बताया था आपको, शेर और, बात समझ गए, चीते वाला, टाइगर वाला। तो वो तो समझ गए, यहाँ पर शेर सिंगलियों को डिनोमिनेट कर रहा है और चीता जो टाइगर है वो तमिलों को डिनोमिनेट कर रहा है। और बीच में जो डंडा पकड़ खड़ा होगा वो राजपाक से है। कौन है वो? राजपाक से। बात मेरी क्लियर है, समझ आ गई है ना? तो मैंने बताया था LTT बन गया, और ये LTT के लोग क्या हो गए? उग्र हो गए। क्या हो गए? उग्र। इनको भड़का को उग्र हो गए। उग्र मतलब क्या था? इनको भड़का कौन था? भारत। अब समझो कहानी का मेन क्या रोल क्या था। तो तमिल जो लोग थे वो भारत के अंदर थे और तमिल यहां भी थे। तो देखो जो यहां पर तमिल लोग थे एक्चुअली में ज्यादा करके थे किस तरफ? ये तमिल लोग ज्यादा करके थे इस तरफ, मतलब ये इस हिस्से में क्या थे? बहुत प्रभावी। लेकिन आगे चलकर जिन्होंने इतना बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया कि ये श्रीलंका के अंदर फैलते फैलते इस हिस्से के अंदर फैल गए। पूरा इतना हिस्सा इन्होंने श्रीलंका को अपने कैप्चर में ले लिया। अब ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका से अलग देश नहीं मांग रहे हैं, इस सिंगलियों को अलग देश देंगे, चलो भाई तुम ले लो अलग देश, ये हमारा है। समझ गए? बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया यहाँ पे जातीय संघर्ष। इनफैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक हो गया यहाँ का जातीय संघर्ष कि इन लोगों के पास, मैंने पढ़ाया था आपको, एयरफोर्स आ गई। दुनिया का एकमात्र आतंकवादी संगठन जिसके पास क्या थी? एयरफोर्स। आप सोचो, दुनिया का एकमात्र ऐसा आतंकवादी, इतना तो भैया वो जो है ना तालिबान वाले, उनके पास भी नहीं है। बात समझे? आप सोचो कोई आतंकवादी एयरफोर्स उड़ा रहा है, कैसा उड़ाएगा वो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब हुआ क्या कि भाई भारत सरकार भी ये समझ चौंक गई, यार इनको हमने बोला था कि भाई चलो 2-3 घूसे मार रहे हो, चाकू ही मार दिया। होता है ना कि चल भाई चल रहे रैप्टा मारेंगे, तुमने तो वहां पर भाई साहब बिल्कुल उसको भरना ही शुरू कर दिया, उसको जान से ही मार दिया। तो यही था, ये बहुत एग्रेसिव हो गए। भारत सरकार भी बाद में सोचने लगी कि भाई हमने इनको बस भड़काया था, इतना भड़क जाएंगे हमें पता नहीं चला। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बहुत एग्रेसिव हो गए, इनको रोकना मुश्किल हो गया। समझ गए? अब इनकी वजह से अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं अपना एयरपोर्ट खोलूं, तो वहां की सरकार कह रही है तू भाई यहाँ चले जाओ, हम खुल जाएंगे। बात समझ गए? क्लियर है? और भारत सरकार जो था, बात समझ गए, वो सफल हो गई। और सोवियत संघ ने भी कहा कि भाई ठीक है, इनका एयर जो अमेरिका है उसका वो प्लान जो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तभी रशिया ने कहा था कि जब तुम्हें जरूरत पड़े ना एक बार याद कर लेना। इसीलिए रशिया हमारा सहयोग करता है। आप समझ आया? क्योंकि हमने भी रशिया का बहुत सहयोग किया है, ऐसा नहीं है। बट हमारा मेन काम क्या है? हम कभी रशिया का सहयोग डायरेक्टली नहीं कर पाते, जबकि रशिया हमारा सहयोग कर देता है डायरेक्टली। उसका रीजन है रशिया पावर है। समझ गए? जैसे मैंने कहा था ना, यूएन में हमारे पास वीटो नहीं है, पर हमें जब वीटो की यूज पड़ा है तो रशिया ने हमारे लिए वीटो लगा दिया है। आज समझ गए? तो ये रीजन था, दोस्ती बनी है ऐसे हमारी। समझ गए? इजराइल का भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इजराइल से भी दोस्ती हमारी ऐसी हुई थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है कि ग्लोबल मंच पर हम कभी इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली सपोर्ट कर देते हैं किसी चीज को, तो वो हमारी उससे दोस्ती बन जाती है। तो इसीलिए रशिया हमारी बात को बहुत मानता है। समझ गए? 1971 में जब ये आ गया था हमारे लिए, 1 मिनट के अंदर आ गया था ना, परमाणु बम लेकर आ गया था। आप सोचो, एक ताकतवर देश, मतलब बता रहा हूँ, एक ताकतवर देश हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है? परमाणु बम। और मैंने कहा था उनने हमारे रुपए तक को एक्सेप्ट कर लिया था। बात समझ? हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी तो हमारे रुपए को माध्यम बनाकर हमारे साथ क्या किया उसने? व्यापार। हमारे को, मैंने कहा था ना, हथियार दिए थे उसने, हमारी सेना को ट्रेनिंग देता है। कौन? रशिया। आज भी रशिया के जो वेपन है वो अमेरिका को टक्कर देते हैं। बात समझ गए? और अमेरिका को टक्कर देने वाला आज भी देश कौन है? रशिया ही है।
हालांकि अब तो बहुत से देश तैयार हो गए, बात समझ गए नहीं समझ गए। अब तो चाइना बहुत ताकतवर हो चुका है, इजराइल देखो टेक्नोलॉजी में, जापान भी अब बहुत ताकतवर हो चुका है, बात समझ गए नहीं समझ गए। तो मतलब यही है कि अब जियो पॉलिटिक्स बहुत बदल चुकी है। अब दुनिया में बहुत सारे देश क्या हो चुके हैं, ताकतवर हो चुके हैं, बात समझ गए, क्लियर है। और मैंने कहा ना, दुनिया में आप किसी को ताकतवर मानो चाहे ना मानो, भाई मैं नहीं मानता किसी को ताकतवर, लेकिन जिसके पास परमाणु है उसे तो आप भूल जाओ मारना। तो आज 9 देशों के पास क्या है, परमाणु, तो उन्हें कभी आप मार ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा ना, 54 कंट्रियां मिल भी जाएंगी ना, तब भी वो इजराइल को नहीं मार पाएंगी, मोमडन कंट्रियां, क्योंकि 54 मोमडन कंट्रियों में से किसी एक कंट्री के पास ही बस क्या है, परमाणु बम है, और वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान कभी भी नहीं इजराइल से पंगा लेगा। उसका रीजन ये है कि बहुत दूर है, और उसका रीजन ये है कि भैया इजराइल जो है ना, वो अमेरिका के कॉन्सेप्ट उसमें है, प्रभाव में। और इजराइल की बहुत अच्छी बातचीत चाइना से भी है, और इजराइल की बातचीत भारत से भी है, समझ गए। तो इजराइल अपना अच्छा बैकग्राउंड बना के बैठा हुआ है। और अगर इजराइल को फुल्ली फाइनल कोई मार सकता है, परमाणु से ही मार सकते हैं, तो वो कौन मार सकता है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये परमाणु पूरे 54 मोमडन कंट्रियों में, समझ गए। और पाकिस्तान, इसीलिए मैंने पढ़ाया था ना, बात समझ गए, कि पाकिस्तान के वीजा पे क्या लिखा होता है, दिस वीजा इज नॉट फॉर अलाउड इजराइल, क्योंकि पाकिस्तान इसी बात से बहुत खार खाता है। लेकिन मैंने कहा ना, पाकिस्तान का, दुनिया में पाकिस्तान को कोई कितना मारे, वो बस हमसे ही भिड़ता रहता है और पीटता भी रहता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटती नहीं है, फिर भी वो कुत्ते की दुम हो रखा है ना, कितनी बार पिटा है, फिर भी तो देख लो ना आप, समझ गए। तो वही चीज है जो आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली में। तो अभी देखोगे आप, बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है। तो इसी के बाद मैंने पढ़ाया था ना, जो श्रीलंका था, यहाँ का जाति संघर्ष फैलता गया, अब इतना ज्यादा फैल गया भाई, दिक्कत हो गई। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गई कि यहाँ की जो तमिल सरकार, सिंगली सरकार थी, जो यहाँ की श्रीलंका सरकार थी, वो एग्रेसिव हो गई। अब उसने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हैं। अब भैया आप कितने भी हो, आतंकवादी हो, तो सरकार, मैंने कहा था, वो भी कम नहीं है, सरकार के पास भी आर्मी होती है, क्या होती है, आर्मी। अब श्रीलंका की सरकार ने आर्मी का यूज कर लिया कि भाई आपको फुली राइट है, मारना शुरू करो। तो वहां की आर्मी शुरू में मतलब थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव नहीं थी, बट उसने किसको मारना शुरू कर दिया, तमिलों को मारना शुरू कर दिया। अब जब श्रीलंका के अंदर तमिल मर रहे हैं, तो भैया आर्मी के ऑपरेशन में, तो मैंने कहा था ना, नॉर्मल लोग भी मारे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा था, इंदिरा गांधी क्यों मारी गई, इसीलिए क्योंकि ऑपरेशन के अंदर अकाल तख्त जो था वो क्या हो गया, खंडित हो गया। तो सिखों ने किसको मार दिया, इंदिरा गांधी को। भाई ऑपरेशन में तो एक आधी गोली कहीं किसी की लग गई तो दिक्कत थोड़ी है। अब तुम युद्ध में क्या कर रहे हो भाई, युद्ध में थोड़ी बचा बचा के मारेंगे, गोली तुम्हारे ऐसे घूम घाम के निकलेगी। हाँ तो भाई अंधाधुंध गोली चल रही है, तो होता यही है भाई युद्ध में, नहीं समझे। कभी बेजाने भी जाती हैं, बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। अब जब श्रीलंका के अंदर, जैसे अभी देखो रशिया यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, क्या उसमें बच्चे नहीं मारे जा रहे, कुछ वीडियो आती है, दिल झकझोर जाएगा। बट युद्ध तो युद्ध है भाई, हमें एक पक्ष की दिख रही है, दूसरी पक्ष की भी तो देखनी चाहिए, समझ गए, क्लियर है। जैसे अभी देखोगे इजराइल फिलिस्तीन को मारा, वहां से कैसी कैसी वीडियो आती है, तो वीडियो देखोगे आपको लगेगा युद्ध बहुत खतरनाक है। बट युद्ध की सच्चाई यही होती है, या तुम लड़ो मत, या फिर ये झेलने के लिए तैयार रहो। युद्ध में इंसानियत कौन देखता है, इंसानियत देखोगे तो तुम मर जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। तो वही चीज। अब इसके बाद ये इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि तमिलों के साथ क्या होता है, बुरा व्यवहार होना शुरू हो जाता है। अब सरकार तमिलों को बहुत पीटना शुरू करती है। तब जब श्रीलंका के तमिल पिटेंगे, तो क्या भारत तमिल को बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। आप समझ आया। तो जब श्रीलंका के तमिलों को नुकसान होता है, तो ये भारत के तमिलों को बुरा लगता है कि देखो हमारे तमिल है, हमको क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्योंकि उनके साथ बहुत दिक्कत हो रही है वहां पे। तब तमिलनाडु जो है वो प्रेशर बनाता है भारत पे, आप इस मैटर में हाथ दो। अब भारत सरकार को तो जानती है सारा खेल कि पिन तो हमने ही मारी थी, समझ आया। तब मैंने कहा था राजीव गांधी अपनी सेना भेजेगा, पढ़ाया था। और 1989 में, कब, 1989 में, तो कब मैंने पढ़ाया था, 1989 में, बात समझ गए। भारत अपनी सेना भेजेगा, कहां पर, कहां भेजेगा, मतलब 87 में भेजी थी, ठीक है। और 1989 में हमारी जो सेना थी IPKF, उसको बोलते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन पीस। 87 में गई होती है एक्चुअली में सेना, कहीं कब होती है, 87 में। और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इसको बोलते हैं भारतीय शांति सेना। ये हमने कहा भेजी थी, श्रीलंका। और हमारी सेना ने और श्रीलंका की सेना ने मिलकर क्या करा था, फिर इनको मारना शुरू किया था, किनको, तमिल उग्रवादियों को। तब तमिल उग्रवादी किलस गए, बोला भाई तुम क्यों हमारे मैटर में टांग अड़ा रहे हो। अब समझ आया कि नहीं आया। अब तमिलों ने टारगेट किसको ले लिया, भारत को भी ले लिया, समझाया। अब फिर यहां से फंस गए कौन, हम भी, क्योंकि तमिलनाडु के लोग बोले तुम दिक्कत कर रहे हो, तुम हमारे तमिल लोगों को जाकर मार रहे हो वहां पे। तब भारत सरकार को लगा कि यार हम दो फ्रंट पे फंस जाएंगे, समझ गए। क्योंकि अगर हम अगर हम उन लोगों को ना समेटे, तो वो कल को अगर मान लो बहुत एग्रेसिव हो गए, देखो समस्या पता है कहां फैल गई थी, यहाँ पे भारत ने पिन तो मार दी थी, समस्या इधर बढ़ गई थी कि अगर तमिल सक्सेसफुल हो गए और मान लो श्रीलंका को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जैसे भी तालिबान ने ले लिया अफगानिस्तान को, और श्रीलंका में तमिल लोगों की आबादी फैल गई, तमिल लोगों ने कब्जे में ले लिया, तो कल को तमिलनाडु भी बगावत कर देगा और वो इनके साथ जुड़ गया, तो हमारे भारत का भी दिक्कत हो जाएगी, अखंड भारत को नुकसान हो जाएगा।
क्योंकि फिर तमिलनाडु बोलेगा हम इनके साथ जुड़ के अपना देश बना लेंगे लगे। आप समझ आया? हेलो, हाँ विकास भाई, नहीं अभी तो हाँ क्या ले आओ, बाहर रख देना। पता नहीं मुझे एक्चुअली, हाँ पता नहीं शायद, देखना पड़ेगा मुझे, मेरे को डेट से जैसे याद नहीं है। ओके ओके ओके, अब समझ गए? तो यही हुआ कि जो यहाँ पर अब ये था कि हमारे लिए भी खतरा आ गया कि भाई कल को तमिलनाडु भी दिक्कत कर देगा हमारे को, और दूसरा ये बहुत एग्रेसिव हो गए थे। तो हमने जब यहाँ पर अपनी सेना भेजी तो हम फंस गए। हम ये फंस गए कि अब हम जब इनकी सेना को मार रहे हैं तो तमिल लोग बुरा मान जा रहे हैं, भारत के दबाव आ रहा है। तब भारत सरकार ने कहा एक काम करो ससुरा, इनसे थोड़ी टांग खींचो भाई, इनके मैटर को लजने दो। समझ गए? खुद में ही तब भारत सरकार ने हमने क्या बुला ली, IPKF। समझ गए? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। मैंने पढ़ाया था ना, भेजने वाला राजीव गांधी, बुलाने वाला भी राजीव गांधी। और इसीलिए राजीव गांधी को किसने टारगेट पे ले लिया? तमिलों ने। इन तमिलों ने लिया था, इन तमिलों ने, और यहाँ के तमिलों ने टारगेट ले लिया किसको? राजीव गांधी को, कि तू सारी टांग अड़ा रहा है, अब क्यों बोल रहा है हमारे बीच में। इसीलिए मैंने कहा था जब श्रीलंका गया था कौन, राजीव गांधी, तो उनके कंधे पे बम क्या मारा था? राजीव गांधी कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। तो जब वो श्रीलंका गए तो सलामी देने वाला एक था आर्मी का व्यक्ति, उसने राजीव गांधी के कंधे पे क्या मारा? अपनी बंदूक थी ना वो, उसके पीछे का वो मारा और उनका कंधा उतर गया। फिर वो बचते हुए भारत आए। बात समझ गए? और यही रीजन था कि इसके बाद फिर तमिलनाडु में एक दिन राजीव गांधी क्या गए थे, सभा करने गए थे। तो वहां पर एक नंदिनी नाम की लड़की थी, उन्होंने माला पहनाई किसको? राजीव गांधी को, और उसके अंदर बम लगा हुआ था। लड़की में क्या लगा हुआ था? बम। ऐसी माला पहनाई, मैंने कहा था परमानेंट माला हो गई। राजीव गांधी ने जो माला पहनी बिल्कुल परमानेंट माला हो गई राजीव गांधी की। और राजीव गांधी तथास्तु हो गए 1992 में। कब हो गए? 1992 में। और 1992 में किसकी हत्या हो गई? राजीव गांधी की। और श्रीलंका में जातीय संघर्ष बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और इस पूरे संघर्ष को लीड कौन कर रहा था? इस पूरे संघर्ष को लीड करता एक बंदा जिसका नाम था प्रभाकरण। क्या नाम था उसका? प्रभाकरण। ये जो प्रभाकरण था, बात समझ गए, ये इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा था। ये था लिट्टे का हेड। कौन था? ये लिट्टे का हेड था, मैंने बताया था आपको। समझ गए? ये लिट्टे का हेड था, पूरे आंदोलन को लीड कर रहा था। अब श्रीलंका की सरकार इसको समझते समेटते 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 बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। तब श्रीलंका की सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, फाइनल क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। श्रीलंका की सरकार ने अपनी आर्मी को क्या दे दिए? ऑर्डर दे दिए। और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला और तमिल लोगों के जो लिट्टे से जुड़े हुए लोग थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया। समझ आया? क्लियर है? और फाइनली 2009 में किसको मार दिया? प्रभाकरण को। तो प्रभाकरण को कब मार दिया गया? 2009 में। तो जब 2009 में प्रभाकरण मारा तब लिट्टे कमजोर हो गया। तब लिट्टे क्या हो गया? कमजोर। LTT, लिबरेशन टाइगर तमिल इल्लम, तब जाकर वो कमजोर हुआ। और इस तरह श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था वो जाकर रुका। इसी को बोलते हैं श्रीलंका का जातीय संघर्ष। क्लियर है? मेरी बात समझ आई है ना, कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष एक्चुअली में क्या था? आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसी को बोलते हैं श्रीलंका का जातीय संघर्ष। क्लियर हुई मेरी बात? सारी कहानी शुरू कहां से हुई थी? कहानी क्लियर हुई? कि कहानी शुरू हुई थी शीत युद्ध से। कहां से कहां सुलगाते सुलगाते कहानी कहां चली गई? बिल्कुल श्रीलंका पे जाकर खत्म हुई। तो अगर क्वेश्चन पूछे श्रीलंका का जातीय संघर्ष क्या था, समझा दोगे आप लोग? ओके है, अब पढ़ लेना उसको, PYQ में पढ़ा दूंगा। अब टॉपिक डालो नेपाल। क्या डालो टॉपिक? नेपाल। हाँ मैंने कहा ना असंगलता। अब हम तो मैटर में नहीं पढ़ेंगे भाई, अलग रहेंगे हम। वो क्या मैंने कहा था ना कि भारत को जब समझ आ गया भाई मैटर बहुत तगड़ा हो चुका है, ये तो लड़ चुके हैं, तो भारत वहां से फंसा खा लिया। असंगलन मतलब होता है ना कि भाई वहां से क्या हो, हम साइड पकड़ते हैं, अपना ज्यादा उलझना इसमें सही नहीं है। मैंने कहा ना मैं इसमें संगलन मतलब शामिल नहीं होऊंगा, वही चीज। अब समझो भाई ध्यान से। अच्छा अब टॉपिक डालो नेपाल। टॉपिक क्या है हमारा? अब नेपाल पढ़ना है हमारे को। टॉपिक का नाम है नेपाल। साबजी, यहाँ के लोग क्या होते हैं? साबजी। ये भारत के अंदर जो आप देखते हो ना मोमोस मसाले, वो आधे चाइनीज मत बोला करो, आधे नेपाली हैं। मैं कहता ना भारत और नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ बॉर्डर है ना, तो बेसिकली हम चाइनीज बोल देते हैं उनको, एक्चुअली वो नेपाली है। और मैं कहता ना पूर्वोत्तर के पहाड़ी लोग पैसा देकर उकसा रही है ना। पकड़ लो भाई ममता। ममता ने 100 रुपए काट लिए, जो शर्त लगाई थी ना। तो आजा भाई तू भी ले ले 100 रुपए अपने ले, इधर आ। हाँ हाँ
चलना नहीं दे रहा जब तू एक ही बार बोलता हूँ। इन्होंने पैसे ठुकराए हैं, इनने अपने पैसे ठुकराए हैं, इनने अपने पैसे ठुकराए हैं। जो मैंने बोला था ना आपको उसमें क्या नाम है, उसमें कहा था ना क्लास में कि जो इसका आंसर सही देगा उसको 100 रुपये मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे भाई। इसने आंसर सही दिया था, इसने 100 रुपये मैंने इसको दिए और इसने 100 रुपये मना कर दिए। अच्छा ये कितनी लाइट मार दो, थोड़ी सी लाइट मार दो। इसको मैं 100 रुपये दे रहा था क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था ना। क्वेश्चन क्या पूछा था एक्चुअली में? क्वेश्चन क्या था? हाँ वो राज्य अधिनियम बना था, तो उसमें एक लक्ष्य का आंसर सही था, ममता का सही नहीं था। बाद में ममता ने सही आंसर दिया था, तो ममता ने 100 रुपये ले लिए है ना। है बाद में, उस टाइम बोला था, बाद में तो तुम उसको दे ही दोगे आंसर। लक्ष्य को मैं 100 रुपये दे रहा था, बहुत दिलेर बच्चा है, इसने 100 रुपये लेने से मना कर दिया। बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर है सही दूंगा, 100 रुपये लूंगा बस। बढ़िया बात समझ गए? क्लियर है? फीस में से कटेंगे। ध्यान सुनो। तो नेपाल टॉपिक डाल लो, नेपाल है। देखो आप सभी को पता होगा ऐसे हमारा भारत ओ देखो मैं इस बस बना रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो तो ये हमारा क्या है? नेपाल है, नेपाल हमारा और ये है भूटान। ये क्या है? भूटान। तो आप सभी को पता है कि जो नेपाल और भूटान है, बात समझ गए, वो भारत के पड़ोसी देश है। ये आ गया आपका नेपाल। क्या आ गया? नेपाल। नेपाल के लोगों को नेपाली बोलते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या है नेपाल की राजधानी? काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल के अंदर काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। क्लियर? क्या है? क्या बोल लिया? इडली खानी है, भूख लग रही है तो डोलची कहाँ तुम्हारी? अंडे सांभर थोड़ा ज्यादा डालना, 10 में इतना ही मिलता है, 10 में इतना ही मिलता है। ध्यान सुनो। तो मैंने क्या बोला? ओए तो नेपाल था। अभी क्लास चलेगी भाई। कल से आपकी क्लास की टाइमिंग चेंज कर दूं? 1 बजे कर दूं? 12 बजे कर दूं? रुक जाना, एक भीख मांग रहे हो क्या? मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। मैं जो पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारे हिसाब से करूंगा नहीं, बस मैं एक बार ये बोलना चाहता हूँ, जिसको लगता है 1 बजे करनी है टाइमिंग तो एक बार हाथ ऊपर कर लेना। 12 बजे में कौन कौन सहमत है? 12 बजे तो ठीक है। कल से आपकी टाइमिंग है 12 PM। कल से 12 बजे आना है, क्योंकि 1 बजे के जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा उठाया था, 12 बजे वाले लोगों ने कमाल उठाया था। तो जिन्होंने ज्यादा उठाया है वो थोड़ा सा सुकून में जाना चाहते हैं, तो सुकून में नहीं जाना आपको। ओ गेंडे आप बिना आती 1 बजे नहीं, 12 बजे। कल से क्लास 12 बजे। मैं एक्चुअली में जिम हो आऊंगा ना, तब तक काफी टाइम से जिम नहीं गया भाई। जब से 11 पेपर चला जिम नहीं गया मैं। हाँ जिम जाके मोमोज खाने होते हैं। गणेश करना के भैया खाना नहीं खाओ। तो तुम्हारे घर में 12 बजे खाना नहीं बनता है? आंगनबाड़ी से खाने लेके आते हो क्या? तुम्हारे घर में खाना 10 बजे ही बन जाता है। क्या होगा इसमें? मेरे घर में 8 बजे बन जाता है। इन्हें घर में 8 बजे खाना बन जाता है। हाँ तो मेरे घर वाले काम पे जाते हैं। हमारे घर में रात को 12 बजे बना देते हैं हम तो। डेली 12 बजे बना दो, एक ही टाइम बनता है। अब रात को 12 बजे ही खाते हैं। हाँ टॉपिक नेपाल है, सुनो भाई। टॉपिक का नाम क्या है? नेपाल। बोलो मत भाई प्लीज, सब सुनो। नेपाल है ये टॉपिक करते फिर घर चलते हैं ना। लास्ट टॉपिक समझ गए, जिसको नेपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपाल, है ना। देखो नेपाल से कौन था बताओ? सीता माता। सीता माता उनका ससुराल, सीता माता का ससुराल कह रहा हूँ मैं, राम जी का ससुराल नेपाल था। अभी भी देखोगे ना जब वो आता है, क्या बोलते हैं ये एक्चुअली में, वो मतलब कुछ कपड़े वगैरह आते हैं वहां से आज भी, मतलब कहते हैं, मतलब वो होता नहीं है, मतलब नेपाल से कुछ आता है, पता नहीं भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा एक्चुअली में। मोमोस आते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। चटरे मैंने कहा ना, सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा देखो सारी कहानी फिर दोबारा कहाँ जाएगी? शीत युद्ध पे। अब फिर चलो शीत युद्ध पे।
ये श्रीलंका क्लियर हुआ ना। अब वापस चलते हैं शीत युद्ध पे। अब सुनो, तो शीत युद्ध के टाइम पर आपको पता है कि नेपाल पहले अमेरिका किसको चाहता था, बताओ, श्रीलंका को। बस श्रीलंका ने मना कर दिया, आई हेट यू। उसके बाद अब नेपाल को पकड़ लेगा कौन, बताओ, अमेरिका। अब अमेरिका बोलेगा कि नेपाल भाई तू अपने यहां पर मुझे क्या दे दे, हवाई अड्डा दे दे। और नेपाल को बोलेगा कि भाई साहब जितना पैसा लगेगा ना वो पैसा मैं पे करूंगा। ये बात कौन बोलता है बताओ, अमेरिका। किसको बोलता है, नेपाल को, कि जितना पैसा लगता लगेगा सब मैं पे करूंगा, मुझे तू हवाई अड्डा कहां पर दे दे, बात समझ गए, श्रीलंका के अंदर दे दे। ये बात कौन बोलता है बताओ, तो ये बात बोलता है आपका अमेरिका कि भैया हमें वहां पर क्या दे दो, हवाई अड्डा दे दो, ठीक है। और आप हमें वहां पर क्या दे दोगे, हवाई अड्डा दे दोगे। तो इससे क्या होगा, आपको हम काफी सारा क्या दे देंगे भाई, पैसा दे देंगे। तो नेपाल कहता है कि भाई बहुत सही बात है, तो यहाँ पर नेपाल है, नेपाल कहता है कि भाई बहुत सही बात है, अगर मैं यहाँ पर किसको हवाई अड्डा दे दूंगा, अमेरिका को, तो भाई मुझे क्या दिक्कत है, पैसा मिल जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब यहीं पर खतरा आता है किसके ऊपर, भारत के ऊपर, फिर चाइना के ऊपर, फिर रशिया के ऊपर। अब बोलोगे रशिया को यहाँ से क्या खतरा है, तो यहाँ से वो अपने जो हवाई अड्डा है उसे कंट्रोल कर लेगा, अपने एयरफोर्स को, कौन, अमेरिका। तो एक्चुअली में अमेरिका चाह क्यों रहा है यहाँ पर सारा ये खेल, देखो, क्योंकि यहाँ पर सोवियत संघ है, समझ गए। जैसे सोवियत संघ ने क्यूबा को कब्जा कर रखा था, लड़ाया था, तो सोवियत संघ क्यूबा पे कब्जा क्यों कर रहा है, वो अमेरिका का पड़ोसी देश है इसलिए कब्जा कर रहा है। और अमेरिका इधर के देशों पे कब्जा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम अमेरिका के, सोवियत संघ के पड़ोसी देश हैं। आप समझ आया। तो इसी को बोलते हैं शक्तिशाली देश क्या कर दे, छोटे देशों को गुलाम बना रहे थे। तो यहाँ पर अमेरिका जो है, यहाँ पर आप देखोगे ये सारा पहले कौन था, रशिया। आप बोलोगे यहाँ से अमेरिका किसको कंट्रोल कर सकता है, पूरा रशिया को कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है। अब फिर भारत, ये बात आ गई किस पे, भारत पे, समझ गए कि भाई क्या करे, इनको कैसे समेटे इन ससुरों को। फिर ये यहाँ पर मैटर फैला रहे, तब भारत नेपाल के अंदर क्या करेगा, विद्रोह खड़ा करवा देगा। कहां पर खड़ा करवाएगा विद्रोह, अब नेपाल में। और नेपाल में हम लोकतंत्र वाले विद्रोह खड़ा करवा देंगे, क्योंकि उन दिनों नेपाल में कौन था, राजा, राजा पागल था, वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है उसके साथ। तो हम नेपाल के अंदर क्या शुरू करवा देंगे, फिर विद्रोह शुरू करवा देंगे। मेरी बात क्लियर है आप सभी को, है ना। तो नेपाल में आपने पढ़ा होगा आगे चलकर लोकतंत्र समर्थक बड़ा आंदोलन हो जाएगा, कहां पर होगा, नेपाल में। अब समझ आया। और फिर यहाँ पर चाइना को घुसा देगा माओवादी, चाइना कौन घुसा देगा, माओवादी। अब समझो नेपाल की पूरी कहानी को। चलो देखो, एक्चुअली में होता यह था कि जो नेपाल था वहां पर क्या था, राजतंत्र। तो नेपाल के अंदर क्या था, देखो हमने क्या बोला, प्राचीन काल में क्या बोला हमने, कि प्राचीन काल में नेपाल जो था वो क्या था, एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल क्या था, एक हिंदू राष्ट्र था प्राचीन काल में। और आधुनिक समय में बहुत लंबे समय तक वहां पर क्या रहा, राजतंत्र। 2000 आप समझ गए 6 तक नेपाल में क्या था, राजतंत्र था। कब, 2006 तक, समझ गए। यानी कि आज से ठीक आप देखोगे ना 15-16 साल पहले क्या है, नेपाल के अंदर लोकतंत्र आया है। 2006 तक वहां पर क्या था, बात समझ रहे हो, मतलब आज से कितने लगाओगे आप, 6 ना, तो 4 वो 18 साल बाद। अब समझे। तो नेपाल में बहुत लंबे समय तक क्या रहा, राजतंत्र रहा। क्या रहा नेपाल में, राजतंत्र। और नेपाल के राजा का नाम क्या था, ज्ञानेंद्र। नेपाल के राजा का नाम राजा ज्ञानेंद्र था, बात समझ गए। और यहाँ के राजा का नाम था ज्ञानेंद्र। अब ये जो ज्ञानेंद्र था इसके खिलाफ जनता हो जाएगी, और नेपाल की जो जनता है वो कहती है कि हमारे आसपास के सारे पड़ोसी देशों में क्या आ गया भाई, लोकतंत्र आ गया। लेकिन नेपाल जो है, बात समझ गए, वो भी क्या है, राजतंत्र है। तो यहाँ की जनता मांग करती है किसकी, लोकतंत्र की। आयान को दिखा दो खुल की बार वाला। तो यहाँ की जनता किसकी मांग करती है बताओ, लोकतंत्र की मांग करती है कि हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। क्लियर है। अब जब यहाँ पर जनता लोकतंत्र की मांग करती है तो जनता करती है आंदोलन। क्या करती है जनता, आंदोलन। अब जैसे ही जनता यहाँ पर किसकी मांग करती है, लोकतंत्र की मांग करेगी, तो यहाँ पर जनता करती है आंदोलन। लेकिन जैसे ही जनता आंदोलन करती है तो जो राजा ज्ञानेंद्र था वो अपनी सेना की सहायता से इस आंदोलन को दबा देगा। क्या करेगा, वो सेना की सहायता से इस आंदोलन को दबा देगा, क्योंकि आंदोलन बहुत कमजोर था, बात समझ गए, और राजा की सेना बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम पे, तो दबा देता आंदोलन को। फिर क्या होता है कि छोटे मोटी जगहों पर छोटी मोटी पार्टियां क्रिएट होती हैं और वो आंदोलन करना जारी रखती है। और फिर फाइनली जाकर ये लोग एक बड़ा मूवमेंट शुरू करते हैं 1990 में। तो नेपाल के अंदर फिर क्या होता है 1990 में, कब, 1990 में एक बहुत बड़ा क्या होता है, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन होता है। क्या होता है, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन। कब होता है बताओ ये, 1990 में। अब यहाँ पर राजा जो है ना वो समझ जाता है कि भाई इतनी बड़ी सेना, इतनी जनता मेरे खिलाफ आ गई है, इन सबको मैं अपनी सेना से तो निपटवा नहीं सकता। तो राजा को समझ में आ जाता है कि भाई अब इनको दबाना, इनकी बात को ना मानना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वरना बगावत देखने को मिलेगी, हो सकता है मुझे भागना पड़ जाए फिर, समझ गए। तो फिर राजा यहाँ पर बीच बचाव का रास्ता अपनाता है, कहता है ऐसा क्या करूं कि मैं भी रहूं और लोकतंत्र भी आ जाए।
तो जापान, ये जो है ना, ये ब्रिटेन की तरह बनने की सोचता है। कौन? नेपाल। समझ गए? तो नेपाल क्या करता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता है और क्या कहता है कि ठीक है मैं आपकी मांग को मान लेता हूं। और फाइनली 1990 के अंदर नेपाल में किसकी स्थापना होती है? लोकतंत्र की। बट एक्चुअली वहां लोकतंत्र आता नहीं है। उसका रीजन क्या था? वहां पर राजतंत्र आता है। क्या आता है? राजतंत्र। तो नेपाल में राजतंत्र भी रहता है और क्या रहता है? लोकतंत्र भी आता है। तो वो कहते हैं मैं लोकतंत्र तो बना रहा हूं लेकिन मैं भी रहूंगा। क्या रहूंगा? मैं भी रहूंगा। तो लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों रहता है। यहाँ पर राजा कौन? यहाँ पर लोकतंत्र राजतंत्र में कौन होता है? राजा। और वो लोकतंत्र के लिए क्या बना देगा? संसद। क्या बना देगा? संसद। तो वहां पर एक पीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पीएम। वो कहता है संसद सारे काम करेगी, मैं देश की जिम्मेदारी किसको दे रहा हूं? संसद को। लेकिन इसके बाद जो परमिशन होगी वो मैं दूंगा। जैसे मैंने कहा था ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में सारा काम कौन करता है? बताओ, है ना? ब्रिटेन के अंदर सारा, हाँ देखो देखो देखो, मैं तो किसी लड़की को देख के हंस रहा हूँ ना, ऐसे देख रहे हैं सारे पीछे कि तुमसे ना छूट जाए कोई। देखो कितनी सुंदर लड़की है, देखो काली सी गई है, अभी देखो जाएगी। वो देखो गई, देखो देखो हंसते हुए जा रही है। इतनी काली लड़की थी, रंग भी लगता उसके। अब देखो अब आ रही है सुंदर लड़की तो नहीं। हाँ शर्मा आ गई, प्यारी शर्मा आ गई। समझ गए? अब सुनो ध्यान से है ना? तो उसके बाद ना लोकतंत्र, तो यहाँ पर राजा बोलता है कि ठीक है संसद है, संसद सारा काम करेगी बट परमिशन कौन दूंगा? मैं दूंगा। ये कौन बोलता है? राजा ज्ञानेंद्र। ये ब्रिटेन की तरह ही हो गया। समझ गए? अब राजा ज्ञानेंद्र ना बड़ा हरामी था। वो कहता सूरा पावर तो मेरे पास थी लेकिन चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमिशन तो तेरा भाई देगा। अब समझ आए बात? कौन बोलता है? राजा ज्ञानेंद्र। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर बड़ी दिक्कत आती है नेपाल में कि कुछ टाइम तक ठीक चलता है सिस्टम, 5-6-2 साल तक ठीक चलता है, 7-8 साल तक, लेकिन धीरे धीरे राजा ज्ञानेंद्र बोलता है मेरी पावर कम हो गई। और राजा ज्ञानेंद्र जो है वो संसद के काम में अड़ंगड़ाना शुरू कर देगा। ये कुछ काम करके भेजेगी, साइन नहीं करेगा। अब ये जो बोलेगा वो नहीं मानेंगे और ये जो बोलेगा वो ये नहीं मानेगा। समझ आया? ये तो हाल हो गया कि राज्य में सरकार किसी की है और राज्य का राज्यपाल किसी और पार्टी का है। मैंने कहा था ना दिल्ली में ये होता था। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की थी, राज्यपाल बीजेपी का था। जो मोदी है, और सॉरी केजरीवाल कुछ भी बनाकर भेजे, राज्यपाल साइन नहीं करता था। समझ गए? केजरीवाल बार बार गाली बकता था, करना, हम भी थक गए, ये भी थक गए, कब करेगा? समझ नहीं आ रहा? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने बताई थी ना आपको ये बात कि जो राज्यपाल है वो क्या नहीं करता है? साइन नहीं करता है। मैंने बताया था आपको, ठीक। और इसके मतलब सॉरी राजा जो है अब बड़ा रंगा चलता है और फाइनली राजा कहता है कि भाई तेरा भाई ऐसे नहीं जी पाएगा। कुछ सुअर बच्चे जो हैं वो इतना चल रहे हैं क्लास के अंदर, इतना चल रहे हैं, उनके तो शर्म ही नहीं है। हाय गरीब कुत्ते खिलाते हैं मट्टी। हमारी गली में कुत्ता है ब्रूनो, ब्रूनो नाम है उसका, ब्रूनो, और एक का नाम है जैकी। ये तो लगती भी है जैकी की तरह उसकी भी बाल गूंजल है जैकी। वो भी चरे जा रही है। वो तो भाई अलग ही दुनिया में है। आपने खिलाया है क्या? कहाँ से मट्टी दिखाओ, कितनी मट्टी है? गंदी लड़की, हाथ लगा दे फिर मैं नहीं खा रहा। हाथ लगा दे तो नहीं खा रहा, मैं अपने हाथ से खा लेता। तो एक्चुअली मिट्टी से करती है ना, इसीलिए घर में इनके साबुन नहीं है, मिट्टी से हाथ साफ जल्दी होते हैं। हम तो साबुन से हाथ साफ करते हैं हमारे साहब। तूने सुना है? क्योंकि साबुन साहब को पता है 99.9% जाते हैं, 1% तो रह जाता है 0. अब मिट्टी से करती हैं तो उनका तो सारे साफ हो जाता है। हाँ अब सुनो तो भूख लगने का और छुट्टी लगने का क्या संबंध है मुझे बताओ? ये भी चले जा रही है। सांबर तो लगा लेते हैं। और नहीं, इडली होता है, सांबर होता है, डोसा होता है, उत्पम भी होता है। उत्पम नहीं खाया? उत्पम वही बढ़िया होता है। उसके अलावा और क्या होता है? अप्पे, बड़ा, अब समझो ध्यान से मेरी बात को। तो नेपाल में फिर क्या होता है? बोलो मत भाई। तो जो नेपाल होता है वहां पर राजा कहता है भाई अपना ऐसे नहीं गुजारा बसर चल पाएगा। समझ गए? और राजा ज्ञानेंद्र जो होता है, अब
तो राजा ज्ञानेंद्र जो होता है ना, अब वो क्या करता है, वो 2004 में ये स्थापित कब करता है लोकतंत्र को, मतलब नॉर्मली जो राजतंत्र लोकतंत्र आता है 1990 में, और फाइनली राजा ज्ञानेंद्र क्या करता है 2004 में, कब 2004 में, 2 में करता है, 2 में। अच्छा, तो 2002 में राजा ज्ञानेंद्र क्या करेगा, संसद को भंग कर देगा, बोलेगा भाई बाहर में गई संसद वंसद, अब मैं ही हूं सब कुछ, मेरे से पल्ले नहीं पड़ रहा है ये सब मैटर, और वो संसद को कर देगा, भंग कर देगा, सरकार वापस गिरा देगा, और वापस से सारी पावर किसके पास आ जाएगी, राजा के पास, और वापस 2002 में किसकी स्थापना हो जाएगी, राजतंत्र की। क्लियर है मेरी बात, बोलो समझ आया कि वापस क्या आ गया, वहां पे राजतंत्र आ गया, समझ गए। तो 2002 में वापस क्या आता है, वहां पे राजतंत्र आ जाता है। लेकिन अब तक क्या था कि अब तक नेपाल के अंदर पार्टियां बन चुकी थी, क्या बन चुकी थी, पार्टियां बन चुकी थी। नेपाल के लोगों को लोकतंत्र का स्वाद चख लिया था उन लोगों ने, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब फाइनली जो वहां के लोग थे, अब जो चाइना था वो चाहता था कि नेपाल मेरे अंडर में आ जाए, क्योंकि चाइना चाहता नेपाल मेरे इन्फ्लुएंस में रहे, तो इसीलिए चाइना ने माओवादी घुसा दिए कहां पे, नेपाल में। अब नेपाल के अंदर माओवादी आ गए, कौन से लोग आ गए नेपाल में, माओवादी। अब नेपाल में 3 प्रकार के लोग आ गए, कितने प्रकार के लोग आ गए, 3 प्रकार के, सुनो ध्यान से, बोलो मत। ओए, तो नेपाल में अब क्या आता है, तो यहाँ पर राजा डिसॉल्व कर देगा। अब यहाँ पर नेपाल में माओवादी फैल जाएंगे, कौन फैल जाएंगे, पहले माओवादी। अब माओवादी कौन होते हैं, माओवादी वो लोग जो माओ से तुंग यानी कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानते हैं, साम्यवादी विचारधारा पे क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, पूंजीवाद को विरोध करते हैं। तो नेपाल में कौन घुस जाएंगे, अब माओवादी, जो माओ की विचारधारा को मानते थे, माओ से तुंग, जानते हो ना, चाइना को वो स्थापना करवाएगा, 1949 क्रांति करवाएगा। तो माओवादी आ गए, इनका प्रभाव बढ़ गया। अब माओवादी कहना क्या कि चाइना को सॉरी नेपाल को हमारे हाथ में दे दो, हम नेपाल को अपने तरीके से चलाएंगे, समझ गए। दूसरा जो नेपाल है वहां पर दूसरे लोग कौन है, लोकतंत्र समर्थक, दूसरे कौन है, लोकतंत्र समर्थक। अब ये लोकतंत्र समर्थकों का कहना क्या है कि नहीं भाई नेपाल में लोकतंत्र आएगा, और अब नेपाल में जो लोकतंत्र आएगा उसमें राजतंत्र नहीं होना चाहिए, अब कंप्लीट क्या आएगा, लोकतंत्र आएगा। और तीसरा आ गया यहाँ पे राजा, राजा कह रहा है बाहर में जो तुम सब राजतंत्र रहेगा, कोई 3-5 करेगा पीट दूंगा, बहुत ज्यादा होगा तुम्हारा मैटर, ठीक। तो नेपाल में 3 लोग आ गए, इसी को बोलते हैं नेपाल का त्रिकोणीय संघर्ष। अब समझ आया कि नेपाल का त्रिकोणीय संघर्ष क्या था, लोकतंत्र समर्थक, राजतंत्र वाले लोग और माओवादी। ये कौन है, माओवादी, ये कौन है, लोकतंत्र समर्थक, और ये कौन है, राजतंत्र वाले जो राजा है। अब इसी को बोलते हैं नेपाल का त्रिकोणीय संघर्ष। और क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई ने कि त्रिकोणीय संघर्ष से आप क्या समझते हो, अपने उत्तर को संक्षिप्त वर्णन देते हुए स्पष्ट कीजिए। अब करो स्पष्ट इसको, फर्रा मैच नहीं होगा दे बच्चों का 10 में, क्योंकि नेपाल का राजतंत्र लेकर जा रहे हैं वो इसमें, तो समझा, इसी को बोलते त्रिकोणीय संघर्ष। जब त्रिकोणीय संघर्ष पूछेगा ना पूरी कहानी समझनी पड़ेगी आपको ये, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर बहुत लंबे समय तक ये विद्रोह चलता रहा, तो फाइनली जाकर माओवादी और जो लोकतंत्र समर्थक है उन दोनों ने हाथ मिला लिया। क्या मिला लिया, हाथ। माओवादियों ने बोला कि देख भाई, तेरा और मेरी जो टारगेट है वो राजा है, हम दोनों को एक होना होगा वरना राजा हमको मार देगा और हम मारे जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर माओवादी और लोकतंत्र समर्थक क्या कर लेंगे, हाथ मिला लेंगे, और माओवादी और लोकतंत्र समर्थक मिलके, बात समझ गए, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन को लीड करती हैं 7 पार्टियां, उसी को बोलते हैं 7 पार्टी अलायंस। और एक क्या होगा, 2006 के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, और ये बड़ा आंदोलन जो होगा 2006 में, इसको क्या बोलते हैं, इसमें 7 पार्टियां क्या करेंगी, सहयोग करेंगी। कितनी पार्टियां, 7 पार्टियां। इसी को बोलते हैं 7 पार्टी अलायंस। क्या बोलते हैं इसी को, 7 पार्टी अलायंस। अलायंस मतलब गठबंधन होता है, क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, 7 पार्टी अलायंस। और राजा को समझ आ जाता है कि भाई अब अपने हाथ पिटाई लगने से बेहतर है इनकी चुपचाप बात मान ली जाए, क्योंकि ये लोग अब किसी की सुनने वाले नहीं है। और फाइनली 2006 में जो नेपाल का राजा है ज्ञानेंद्र, वो कहता है भाई तुम लोग लो उसको लोकतंत्र, और मैं तो जा रहा हूं भाई, अपनी पिटाई लगने से बेहतर है मैं सब कुछ पहले इत्मीनान छोड़ के चले जाऊं। और फाइनली 2006 के अंदर नेपाल में किसकी स्थापना होती है, लोकतंत्र की। और इस तरह नेपाल में किसकी स्थापना होती है, लोकतंत्र की। फिर ये लोग अपना संविधान बनाना शुरू करते हैं, समझ गए। और संविधान बनाते 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 कब बनता है इनका संविधान, 2015 में। नेपाल का संविधान कब बना, 2015 में बना। मेरी बात क्लियर है। और 2015 में जाकर नेपाल का संविधान बनता है, 2006 में लोकतंत्र आता है, 2 में हटता है, 90 में शुरुआत होती है। सारी कहानी क्लियर हुई। ये थी नेपाल के अंदर राजतंत्र से लोकतंत्र की कहानी, समझ आ गया, क्लियर है। और इसके बाद मुझे आप बताना, ठीक है, कि नेपाल का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है। मैं बता देता हूं, इससे पहले था शेर बहादुर देउबा, अभी चेंज हो गया है, ठीक है। जब मैं पढ़ाता था कौन था, शेर बहादुर देउबा, अभी चेंज हो गया नेपाल का प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोग बताओगे कि नेपाल का न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है, समझ गए, क्लियर है। मैंने कहा ना आधे लोग क्या के बहादुर है, नाम बहादुर है, होते नहीं होते वो अलग बात है, समझ गए नहीं समझ गए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।
जय भारत। हैं।